Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the sixth part regarding the placenta chapter, and in this part we will discuss the topic the placenta as an allograft. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये एलोग्राफ्ट जो वर्ड आ गया इसका मतलब क्या है. ठीक है, एलोग्राफ्ट. So this allograft, it is actually a graft between genetically नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल मतलब कि दो जेनेटिकली सेम इंडिविजुअल नहीं है, उनके दरमियान में एक ग्राफ्ट है. ठीक है, तो अब देखिए प्लेसेंटा जो है वो एक एलोग्राफ्ट है. ये जो टॉपिक के नाम कह रहा है, तो किस तरह एलोग्राफ्ट आप लोग देखेंगे. प्लेसेंटा जो है उसमें होता है मैटरनल पार्ट भी और फीटल पार्ट भी. और जो फीटल पार्ट है वो मतलब फीटस का पार्ट है. और फीटस किससे बना हुआ है? मदर और फादर दोनों की जो जीन्स है वो कंबाइन हुए, मतलब कि एक वहाँ पे जो है वेरिएशंस में आ गई. अब जो फीटल पार्ट है वो तो जो है वो मदर की बॉडी के लिए क्या है कि एक एलोग्राफ ही है ना. एलोग्राफ्ट है कि एक वो फॉरेन बॉडी है मदर की जो बॉडी के लिए. ठीक है, तो आज हमने ये देखना है कि जो मदर की बॉडी है उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, और जो है वो प्लेसेंटा फिर जो है वो किस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है. हमने ये चीज़ें दोनों टॉपिक्स देखने हैं. तो पहले जो हम देखते हैं कि जो रिजेक्शन या जो डिस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह से होती है. तो मैं पहले लिख देता हूँ रिजेक्शन, मतलब जो उसकी मदर की बॉडी जो है प्लेसेंटा को किस तरह से रिजेक्ट करती है. ठीक है, तो रिजेक्शन में हम लोग सबसे पहले आप लोगों को पता है जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, कोरियोनिक विलाय जो विलायज होते हैं उनके ऊपर लेयर होती है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की. एक तो उसकी एडवांटेज है जिसकी वजह से रिजेक्शन नहीं होने देती. वो क्या एडवांटेज हम देखते हैं कि सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ऑफ कोरियोनिक विलाय lacks major histocompatibility antigen, so does not evoke the rejection. अब आप लोगों को ये भी चीज़ पता है कि मतलब बॉडी जो मदर की बॉडी अगर उसकी रिजेक्शन करनी है मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना है तो वो क्या है मदर के इम्यून सिस्टम करेगा सारा का. वो इम्यून सिस्टम में ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. ठीक है, या ये सारी चीज़ होती है. हम इन्हीं को ही हमने आज पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है. ठीक है, ये जो आप लोग ने ब्लड फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है सारा कुछ. ठीक है, उसी को देखना है यहाँ पे. तो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होती है ना, उसके जो कोरियन विला है उनमें ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन नहीं होते. जब ये एंटीजन नहीं होगा आपको पता है कि टी सेल जो एक्टिविटी नहीं होंगे, तो टी सेल एक्टिविटी नहीं होंगे तो जो है वो रिजेक्शन नहीं होगी. ठीक है, एक तो ये एडवांटेज होगी रिजेक्शन नहीं होगी. लेकिन इसी के साथ मतलब ये रिजेक्शन होती किस तरह वो भी देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट, इसको मैं लिखूंगा EVT, एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं विच इन्वेड डेसिडुआ एक्सप्रेस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 एंटीजन. अब क्या होता है जो एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट मतलब कि अब आप लोगों ने हमने पढ़ा था कि इस तरह से जो थे विलाए, ये थे विलाए और इस तरह से उन्होंने जो है वो डेसिडुआ बिजारस को इन्वेड किया हुआ था. तो जो यहाँ पे विलाए के ऊपर जब जो ट्रोफोब्लास्ट होगी उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट. इसमें जो इसके ऊपर होते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 एंटीजन जो इसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, बाकी सारी जगह कहीं पर भी नहीं होते, लेकिन जब ये इसने इन्वेड किया होता है ना तो ये जो एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट है ये इसके ऊपर होते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 एंटीजन. अब एंटीजन आ गया मतलब कि मदर की बॉडी ने इसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है. तो हम पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास 1 को, फिर हम जो है वो देखेंगे कि वो प्लेसेंटा प्रोटेक्ट किस तरह से हो रहा होता है. ठीक है, तो इसी को पहले देख लेते हैं. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 एंटीजन, इसकी टाइप्स को एक्चुअली देखना है. इसकी टाइप्स इसकी होती हैं 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ दी HLA-G मतलब कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन G.
या इसको हम कह रहे होते हैं क्लास 1B। तो ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जी है ना, इट इज़ नॉन पॉलीमॉर्फिक। मतलब शेप चेंज ही कर रहा था। जब भी नॉन पॉलीमॉर्फिक है, सो पुअरली recognized by T lymphocyte as a foreign body। ये HLA जो है इसकी दो टाइप होती है। उसकी जो एक टाइप है मतलब क्लास 1B जो है ना, ये नॉन पॉलीमॉर्फिक होती है, जिसकी वजह से जो है जो टी लिम्फोसाइट है उनसे रिकॉग्नाइज नहीं होती। अगर जब रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो फिर जो टी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ भी जो है वो नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो उसकी दूसरी क्लास है विच इज़ HLA-C, या उसको हम कह रहे होते हैं क्लास 1A। ये जो क्लास 1A है ना, इट इज़ पॉलीमॉर्फिक है, सो रिकॉग्नाइज्ड बाय टी लिम्फोसाइट। तो ये जो टी लिम्फोसाइट जैसे रिकॉग्नाइज होंगे तो टी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट जो बना देंगे एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे और उसका जो है प्लेसेंटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये है एक्चुअली वो प्रोसेस। इसी के अलावा जो एक और हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा को डिस्ट्रॉय करने की चीज़ें वो होते हैं जी, ये होती है ना एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट। एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट also must be protected from natural killer lymphocyte। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनसे भी इसको बचाना है हमने, और कॉम्प्लीमेंट कैस्केड से भी। ये सारे जो है ना, ये मतलब कि वो जो होते हैं ना इम्यूनिटी के प्रोसेस है, हमने उन सबसे अपने सेंटर को बचाना कि जो उसका ब्रेकडाउन ना हो। अब हमने देखना है कि ये जो है इसकी प्रोटेक्शन किस तरह से हो रही है। ऊपर हमने पढ़ी थी इसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से होती है। अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे हो रही होती है, मतलब ये डिस्ट्रक्शन उसको प्रिवेंट किस तरह करता है ताकि बेबी की जो है वो फर्दर ग्रोथ हो। तो उसकी जो मेथड है उसमें एक पहला मेथड क्या है, ये जो हम पढ़ के आए ना, ये HLA-G ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जी, या जो क्लास 1B है। यही एक तो ये खुद नॉन पॉलीमॉर्फिक है कि खुद रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। दूसरी इसकी जो दूसरी एडवांटेज क्या है कि इट कैन रिकॉग्नाइज द किलर एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। रिकॉग्नाइज किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स on the natural killer cells, thus stopping their killing action। मतलब क्या है इस लाइन का कि जो HLA-G है ना, ये नेचुरल किलर सेल का जो ना एक बटन ढूंढ लेते हैं। आप उर्दू में मतलब आसान जबान में ये समझें कि उसका एक बटन ढूंढ लेते हैं जिसको जाइए जाके दबा देते हैं, और जैसे कि दबाते हैं नेचुरल किलर सेल जो है इनएक्टिव हो जाएंगे। मतलब उस बटन से उसका ऑन ऑफ का बटन ढूंढ लेते हैं, वहाँ जाके उसको ऑफ कर देते हैं, और जो है इसका इफेक्ट जो है वो अब ये प्लेसेंटा पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। एक सब तो ये होगा प्रोटेक्शन का मेथड। दूसरा, इम्यूनो सुप्रेसर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इम्यूनो सुप्रेसर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अभी कौन कौन से इम्यूनोसप्रेसर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें आते हैं जी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडियंस, E2, the transforming growth factor beta and the interleukin-10। ये होते हैं इम्यूनोसप्रेसर मॉलिक्यूल्स। और ये इम्यूनोसप्रेसर मॉलिक्यूल एक्चुअल करते क्या हैं, हम लोग ये भी चीज़ देखते हैं कि दे ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ T cells एंड द नेचुरल किलर सेल। ब्लॉक एक्टिवेशन ऑफ T cells एंड नेचुरल किलर सेल। तो जब T सेल और नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो फिर जो वो एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनेंगी फर्दर, और जो है वो प्लेसेंटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है।
फिर एक और मेथड जो है प्रोटेक्शन की, इट इज़ दी एक्टिवेटेड मैटरनल ल्यूकोसाइट्स, एक्टिवेटेड मैटरनल ल्यूकोसाइट्स in placenta are prevented by its deletion through apoptosis inducing ligand. Inducing ligand on ट्रोफोब्लास्ट, ये होता है अपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लिगेंड, ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये करता है क्या कि अगर कोई ल्यूकोसाइट जो है ये कोई टी सेल जो एक्टिवेट हो गया है ना, तो ये उसको जो है वो अपोप्टोसिस के जरिए उसको खा जाएगा, उसको इंगल्फ कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, उसको डिलीट कर देगा वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है वो प्लेसेंटा को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। हम एक और मेथड भी देख लेते हैं इसका प्रोटेक्शन का, वो जो है ना वो साइंटिस्ट ने उसको प्रैक्टिकल किया था माउस के अंदर, ठीक है ना। तो इन माइस हम वही देखेंगे, इन माइस चूहे के अंदर जो होता है प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि होती है कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन होती है CRRY ब्लॉक्स, ये प्रोटीन क्या करती है, इट ब्लॉक्स द थर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ थर्ड कॉम्प्लीमेंट पहले हम देख लें कौन सा कॉम्प्लीमेंट ब्लॉक है। थर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट C3 इन कॉम्प्लीमेंट कैस्केड thus protects the placenta from complement mediated destruction. मतलब क्या है इस पूरी लाइन का कि जो माइस के अंदर ना उन्होंने देखा था कि माइस के अंदर होती है कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन CRRY, ये प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन है ना ये C3, ये जो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स आपने ब्लड फिजियोलॉजी में पढ़ा है, ये C3 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देती है। जब C3 से आगे प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि आगे जो है वो एंड तक जाएगी, ये प्रोसेस जो है वो चलेगा ही नहीं। तो इस तरह वो जो हो गई, जो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स से जो आगे एंटीबॉडीज़ निकलेंगी वो नहीं निकलेंगी, और इस तरह जो हो वो प्लेसेंटा होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये जो था माउस के अंदर। ह्यूमन्स के अंदर ना इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। इन ह्यूमन देयर इज CD46 इन प्लेस ऑफ CRRY एज अ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन तो ह्यूमन में जो है CCRRY की जगह जो है CRRY की जगह CD46 होती है, जो कि इस तरह C3 को ब्लॉक कर देती है और जो है कॉम्प्लीमेंट भी रुक जाए। अब आप देखिए हमने जो ऊपर जो डिस्ट्रक्शन की मेथड्स पढ़ी उन सब की प्रोटेक्शन हमने देख ली। लाइक हमने जो है वो HLA-G और HLA-C पढ़ा था, उसकी प्रोटेक्शन हमने जो है यहाँ पे देख ली कि जो इम्यूनो सुप्रेसर है मॉलिक्यूल्स वो प्रोटेक्ट। उसके बाद हमने जो है ये नेचुरल किलर सेल्स पढ़े थे, उसकी भी हमने यहाँ पे देख ली प्रोटेक्शन, इसमें भी देख ली प्रोटेक्शन। फिर जो है वो हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, तो वो भी हमने ये देखी इस पॉइंट में कॉम्प्लीमेंट कैस्केड की प्रोटेक्शन भी देख ली है कि वो किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा को। तो ये था प्लेसेंटा एज एन एलोग्राफ के रिगार्डिंग लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट अभी भी समझ नहीं है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।